So October, November 23, paper 1-3. All right. State what is meant by analog data. अब देखें जो एनालॉग डेटा होता है ना, what is meant by एनालॉग डेटा का क्या मतलब है? एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो हमारी इन्वायरमेंट से उठता है, सेंसर्स के जरिए हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। तो एनालॉग डेटा ऐसा डेटा नहीं होता जो बेसिकली कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सके। ठीक है ना, तो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरीके से सिस्टम जो है उसको, एनालॉग डेटा को सिस्टम डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड थॉरोली। नाउ एनालॉग डेटा बेसिकली रेफर्स टू ऐसा डेटा विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। जो हमारे पास वो वाला डेटा है जो बेसिकली इंटरनेट पे और हमारे कंप्यूटर्स पे मौजूद होता है, वो सारा का सारा बाइनरी डेटा होता है। वो नंबर्स से बना हुआ होता है, वो जीरो वन से बना हुआ होता है। वो कंटिन्यूस इन नेचर नहीं होता। उसमें अगर आप एक बिट भी ऊपर नीचे कर दें तो डेटा के चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेयर जो एनालॉग डेटा होता है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट्स होती हैं। सो एनालॉग डेटा रेफर्स टू कंटिन्यूअस फिजिकल मेजरमेंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस सिग्नल्स और वेव फॉर्म्स, जैसे साउंड वगैरह। तो इट इज डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद द रेंज और रेंज, यस, जैसे साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, टेम्परेचर रीडिंग्स हैं, प्रेशर रीडिंग्स हैं, एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। तो एनालॉग डेटा के कंट्रास्ट में जो डिजिटल डेटा होता है वो डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट वैल्यू जीरो वन के साथ जो है वो शो किया जाता है। ठीक है, सो इन कंट्रास्ट टू डिजिटल डेटा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस एंड कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन द रेंज। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग डेटा क्या होगा? हमारे पास जो थर्मामीटर है, अ मर्करी थर्मामीटर विच मेजर्स टेम्परेचर्स बाय द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ mercury, a sound wave which is a continuous variation in air pressure, a light sensor which measures the intensity of light. तो एनालॉग डेटा इज ऑफन कन्वर्टेड टू डिजिटल डेटा जो फिर हम एडीसी लगा के करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एनालॉग डेटा refers to continuous physical measurements, physical measurements। ठीक है, which are represented by a continuous signal और wave form। आप कुछ भी इसके अंदर जो है वो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि उसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस analog data refers to continuous and physical measurements। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो आपकी मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है कि इट इज एवर चेंजिंग। ऑब्वियसली इट इज एवर चेंजिंग, इट इज ऑलवेज अपडेटिंग। कंटिन्यूअस भी है, फिजिकल भी है, एंड एवर चेंजिंग भी है। आप एवर लिखें ना लिखें, चेंजिंग जरूर लिख दीजिएगा। तो बेसिकली इस डेटा में चेंजेस आते रहते हैं मुसलसल इन्वायरमेंट में। मैं बोल रहा हूँ तो आप, आवाज़ तो चेंज हो रही है ना, आवाज़ तो आ रही है लेकिन चेंज होती जा रही है ना। सो draw one line from each term to its most appropriate description. The number of samples taken per second. The number of samples taken per second. ये बेसिकली रेट ऑफ सैंपल्स। अच्छा, ये जो सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रेट, ये सारा का सारा साउंड से रिलेटेड है।
नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड का मतलब है ये सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास टेकिंग मेजरमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड स्टोरिंग द वैल्यूज। तो ये सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग इज बेसिकली टेकिंग मेजरमेंट्स का मतलब है कि हम साउंड को रिकॉर्ड करते रहते हैं। सो टेकिंग मेजरमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर ईच सिंबल, सॉरी सैंपल। तो ये बेसिकली रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन इज अमाउंट ऑफ बिट्स सेव्ड, तो द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर ईच सैंपल, सैंपल रेजोल्यूशन। ठीक हो गया, तो ये सैम्पलिंग से रिलेटेड था आपके पास। इसके बाद आपके पास आ रहा है डिस्क्राइब द impact describe the impact of increasing image resolution on the quality of bitmap graphic। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि आप जो रॉ ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप रेजोल्यूशन बढ़ाएं, नंबर ऑफ पिक्सेल्स बढ़ा दें, यानी कि रोज भी बढ़ा दें और कॉलम्स भी बढ़ा दें, या कॉलम्स बढ़ा दें रोज ना बढ़ाएं, व्हाटएवर। इन एनी केस जब आप नंबर ऑफ पिक्सेल्स बढ़ाते हैं तो उससे इमेज की क्वालिटी पे क्या फर्क आता है? तो बेसिकली इंक्रीजिंग द इमेज रेजोल्यूशन ऑफ अ बिटमैप ग्राफिक हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स क्वालिटी। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होंगे कि शार्पर और डिटेल्ड और हाई क्वालिटी इमेज आएगा। पिक्सेलेशन क्या होती है? डिस्टॉर्शन जो होती है वो खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस पिक्सेलेशन आएगी। और जो कलर के एलिमेंट्स हैं जैसे ग्रेडियंट्स वगैरह हैं वो ज्यादा आएंगे। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये लोग पॉजिटिव ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि फाइल का साइज बड़ा हो जाता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, पोटेंशियल फॉर ओवर सैम्पलिंग बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा सैम्पलिंग होना शुरू हो जाती है। इफ द रेजोल्यूशन इज टू हाई फॉर द इंटेंडेड यूज इट कैन लीड टू ओवर सैम्पलिंग which can result in unnecessary file size increase। ठीक है ना, तो क्वालिटी बेशक बड़ी ना हो लेकिन इम्प्रूव हो जाती है। मतलब एक हद तक तो आप साउंड को लेकर बेहतर बना सकते हैं या इमेज को बेहतर बना, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये है सारा सीन। तो अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है? हमें इसके ऊपर जो है वो सिर्फ सिंपल से छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है कि इसके आप एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जितने पॉइंट्स होना उतने आप लिख दिया करें। ठीक है, तो जितने आपको यहाँ पर मार्क्स दिए गए, तो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इमेज रेजोल्यूशन। तो अब आप इसके अंदर सबसे पहले तो ये लिख दें कि फाइल साइज जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, मोर पिक्सल्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, हायर रेजोल्यूशन इमेजेस रिक्वायर मोर डाटा रिजल्टिंग इन लार्जर फाइल साइज। तो हम इसमें आप लिखेंगे कि पहला आप पॉइंट लिखेंगे लार्जर और मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स इज सेव्ड। ठीक है, और इसके बाद आप लिख सकते हैं फाइल साइज इंक्रीज्ड, लेकिन ये नेगेटिव है। इसको अगर आप अवॉइड करें तो फिर हम लिख सकते हैं शार्पर एंड मोर डिटेल्ड इमेज एंड हाई क्वालिटी इमेज। सही है ना? तो द इमेज इज मोर शार्पर, larger pixel size, so the file size is increased। Calculate the size of bitmap image using the following information। अच्छा, अब देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है इमेज साइज का इज इक्वल टू रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय बिट डेप्थ। बिट डेप्थ होती है
कि हाउ मैनी बिट्स आर सेव्ड पर पिक्सल। ठीक है, और रेजोल्यूशन होती है कि आपके पास विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं तो ये हमसे कहता है कि हमारे पास जो यस, सॉरी मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले रहा था, अब मैं देखता हूँ। तो when we are unable to write definition can we write example for marks। एग्जाम्पल बेटा डेफिनेशन के बाद काम करती हैं, अकेले काम नहीं कर सकती। सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकंड बेटे। ठीक है, बेनिफिट्स जो है वो हमने रिपीट कर लिए थे। सर कैन वी राइट इन बुलेट पॉइंट्स। यस, कंप्यूटर साइंस में आपको लिखना ही बुलेट पॉइंट्स में, दैट इज एक्चुअली नेसेसरी। अगर आप नहीं लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स में तो आपके चांसेस ऑफ लूजिंग मार्क्स बढ़ जाते हैं। बेहतर है कि आप बुलेट पॉइंट्स में इसको लिखें। सो आ जाएं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन देखें हमारे पास क्या है। द इमेज रेजोल्यूशन इज 2048 पिक्सल्स वाइड एंड 1024 पिक्सल्स हाई। तो हमारे पास अब आ गया ये 2048 इंटू 1024 इंटू 16 बिट्स बिट डेप्थ। तो 2048 इंटू 1024 हमारे पास हो जाएगा 2097152, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 2048 इंटू 1024, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ये हमारे पास बन जाएगा 33554 432। ये क्या हो गया, ये हो गया जो है आपका साइज इन बिट्स। ये बिट्स हैं। ये बिट्स क्यों है, क्योंकि बिट डेप्थ जो होती है वो बिट्स में होती है। ये जो है 2097152, इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ पिक्सल्स। और ये 16 जो है ये बिट डेप्थ है कि 16 पिक्सल्स पर 16 बिट्स पर पिक्सल हम सेव कर रहे हैं। अब ये आप जब डिवाइड करेंगे ये होगा आपके पास बिट्स। अच्छा, अब आपको जो आंसर है वो चाहिए कीबी बाइट्स में। कीबी बाइट्स, कीबी बाइट्स होता है कि अगर आप बाइट्स को 1024 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कीबी बाइट बनेगा। तो ये तो आपके पास बिट्स हैं। तो आप बिट्स से इसको डिवाइड करें 8 से तो आपके पास बाइट्स बन जाएंगे। तो बाइट्स कितने बने, 419430 और इन बाइट्स को आप डिवाइड करें 1024 से तो आपके पास ये बनेगा 4096 कीबी बाइट्स। सो दिस इज 4096 कीबी बाइट्स। एंड रिमेंबर, आपका जो आंसर है वो आपका सही होना चाहिए और आपको कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत नहीं है। तो ये आपकी सारी कैलकुलेशन जो होंगी विदाउट कैलकुलेटर होंगी। अ कंपनी, a company sells online computer science courses to students in different countries. The courses are stored on a public cloud. ठीक है, on a public cloud। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी यूजेस अ पब्लिक क्लाउड टू स्टोर दीज कोर्सेज। पब्लिक क्लाउड पे ये क्यों रखती है। अब ऑब्वियसली ये जनरल नॉलेज सॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पब्लिक क्लाउड पे होगा तो उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। तो द कंपनी यूजेस पब्लिक क्लाउड टू स्टोर देयर ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज फॉर सेवरल रीजन। सबसे पहला रीजन हो सकता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब डिमांड बढ़ती है और यूजर बढ़ते हैं तो आप उन तक पहुंच आसानी से सकते हैं। ठीक है ना, आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अ पब्लिक क्लाउड अलाउज द कंपनी टू इजिली स्केल अप और डाउन to accommodate a growing or fluctuating number of students without having to worry about running out of storage space और ओवर इन्वेस्टिंग इन द हार्डवेयर। तो पब्लिक क्लाउड में रखने का पहला फायदा स्केलेबिलिटी होगा। दूसरा होगा ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। बाय स्टोरिंग कोर्सेज ऑन अ पब्लिक क्लाउड, student from different countries can access the content from anywhere anytime as long as they have internet connection। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई रिलायबिलिटी और अप टाइम। तो पब्लिक क्लाउड्स टिपिकली हैव बिल्ट इन रिडंडेंसी, खुद ही वो जो है ना मेंटेन कर रहे होते हैं। एंड डिजास्टर रिकवरी मेजर्स, उनके पास डिजास्टर कंटिजेंसी मेजर्स भी होते हैं। ensuring that courses are always available and accessible to students even in the event of hardware failure or natural disasters। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पॉइंट्स हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के बाद मैंने आपको बताया ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। इसके बाद जो है वो रिलायबिलिटी एंड अप टाइम है। फिर हमारे पास ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि यूजिंग पब्लिक क्लाउड eliminates the need for the company to invest in and maintain their own hardware and infrastructure, reducing capital और operational expenses। फिर आ गया आपके पास सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है, पब्लिक क्लाउड्स typically have robust security such as encryption, firewalls, access control to protect sensitive data and ensure integrity of the courses। फिर हमारे पास क्या आ गया, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हो गई एंड अपडेट्स। तो इसमें क्या होगा कि द पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल्स मेंटेनेंस, अपडेट्स एंड पैचेस। जो भी सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के पैचेस वगैरह हैं वो सबको मेंटेन करेगा, freeing up the company's resources to focus on developing and improving their courses. By leveraging a public cloud, the company can effectively deliver their online courses to a global audience while ensuring reliability, security, and scalability। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे क्या, ये हमारे पास 2 मार्क्स का, हमें तो सिर्फ 2-3 ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी के बारे में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम different countries students from different countries can access the courses uh, from anywhere, from anywhere, mm, at any time। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। पब्लिक क्लाउड्स, बल्कि हम मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं।
Public clouds have built in, हमारे लिए तो बिल्ट इन ही होता है, redundancy and disaster recovery. Also, they are cost effective in a sense. Also, they eliminates the need for the company to invest, for the company to invest in and maintain their own hardware and infrastructure. तो आप स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अप टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योरिटी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। आपका आपकी जो मार्केटिंग स्कीम है वो कहती है कोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू एनीवन हु विशेस टू फॉलो देम, यानी कि इंटरनेट पे दे आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। कंपनी इज विलिंग टू शेयर infrastructure with other companies which is more economic for the company, matlab what they meant is this part ke they don't have to actually maintain it themselves, so they are not investing in the hardware and the infrastructure, rather they are basically paying another company that is taking care of all the bad. ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस, डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस, two disadvantages of storing data on public cloud compared to storing on a server in the local area network. अब डिसएडवांटेजेस तो क्या हो जाएंगे, तो यही है कि आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे बाहर किसी को मिल ही नहीं सकता। ठीक है। और दूसरा ये है कि, तो डिसएडवांटेज ये हो गया कि आप उसको ग्रेटर स्केल पे नहीं कर सकते। बहरहाल अगर हम इसको प्रॉपर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो डिसएडवांटेजेस में, डिस्क्राइब टू डिसएडवांटेज ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन पब्लिक क्लाउड। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी रिस्क है। दूसरा क्या है, डेटा कंट्रोल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। हाँ, इट कैन नॉट बी एक्सेस बाय स्टूडेंट्स। डेटा कंट्रोल है एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस में सिक्योरिटी रिस्क के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है कि स्टोरिंग डेटा ऑन अ पब्लिक क्लाउड एक्सपोजेस इट टू हायर रिस्क साइबर थ्रेट्स। ठीक है ना, तो उसमें साइबर थ्रेट्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क है हमारे पास। और ये है बेसिकली 4 मार्क्स का, तो हमें इसमें लिखना भी पड़ेगा। तो सिक्योरिटी रिस्क में हम लिख सकते हैं कि स्टोरिंग डेटा ऑन पब्लिक क्लाउड exposes it to data breaches, unauthorized access, malware, रैंसम अटैक जो हमने पढ़े थे,
डेटा थेफ्ट, लीकेज। ठीक है, तो ये है एक चीज। और दूसरा हम कंट्रोल पे बात कर लेते हैं, डेटा कंट्रोल के बारे में। डेटा कंट्रोल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। द कंपनी may lose या may have less control over data access and encryption, data location। अब जब आप डेटा अपडेट करते हैं तो आपको पता थोड़ी होता है कि किस कंट्री में आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो डेटा लोकेशन, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब है कि आप डेटा को लॉ के साथ जो भी कंप्लाइंस विद लॉज। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज हाउ यू कैन रेफर टू इट। आपकी मार्किंग स्कीम कहती है कि दिस इज बेसिकली देयर कुड बी अ पॉसिबल लॉस ऑफ कंट्रोल अनलाइक लैन because the data is stored on remote infrastructure, someone else किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, reliance on external agency to complete the task, बैकअप सिक्योरिटी वगैरह सब खुद करेंगे। तो दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है कि requires reliable internet connection all the times तो to ensure access to the remote data। सही है। और इसके अलावा इन्होंने इंक्रीज कॉस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। अब हम आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, state how the following security measures can be used to protect the computer systems। ठीक है, अब इस पे भी हम, मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील। फायरवॉल जो है, फायरवॉल जो है वो एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट है। इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटर्मिन्ड सिक्योरिटी रूल्स। हमें पता है ना कि फायरवॉल इज बेसिकली एक्टिंग ऑन प्री डिटर्मिन्ड रूल्स। So it blocks unauthorized access and preventing malicious traffic from entering the system। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रहा है encryption। Encryption scrambles data into an unreadable format, which makes it inaccessible to unauthorized users. Even if an unauthorized user gain access to the data, they will only see a jumbled mix of characters, making it useless for them. So encryption protects data in transit as well। जब online transaction हो रही है या data आपका transfer हो रहा है, email जा रही है या आ रही है, and at rest यानी कि जब वो data store हुआ हुआ है। तो फायरवॉल के लिए हम लिख सकते हैं कि फायरवॉल acts as a barrier between trusted networks यानी कि LAN and untrusted networks internet। It monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predefined rules। ठीक है, इंक्रिप्शन पे लिखते हैं कि it actually
scrambles the data into an unreadable format, making it inaccessible for the users, making it inaccessible for unauthorized, yeah, to unauthorized viewing. ठीक है, पासवर्ड में आप लिख सकते हैं are a form of authentication that verifies the identity of user before granting access. Before granting access to system. ठीक है, so this is it. अब हम आते हैं अगले पार्ट पे. The company uses a database courses. ठीक है, the company uses a database courses to store data about the courses and their tutors. Each course starts at a different time of the year and may have a different tutor. The database has the following structure. कोर्स इंफॉर्मेशन में कोर्स आईडी है, यहाँ पर ये प्राइमरी की है. डिस्क्रिप्शन है, कॉस्ट है. ट्यूटर आईडी में ये ट्यूटर आईडी है, ये प्राइमरी की है. टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ट्यूटर नेम. कोर्स शेड्यूल में कोर्स आईडी है, यहाँ पे ये फॉरेन की है. और डेट स्टार्टेड है एंड ट्यूटर आईडी है. ये दोनों मिला के ये पूरी यहां से लेके यहां तक कंपाउंड की है. ये क्या है? कंपाउंड की. कंपाउंड की ऐसी प्राइमरी की है या कॉम्पोजिट की ऐसी प्राइमरी की है जो कि एक से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके बनती है. अब यहाँ पर ये चांस होता है कि यहाँ पर ये चांस होता है कि ये जो है आपके पास ये कनेक्टिंग टेबल है. ठीक है, तो बहरहाल ये प्राइमरी की है कोर्स इंफॉर्मेशन की, और ये कोर्स शेड्यूल में फॉरेन की है. तो इसका मतलब जहाँ पे प्राइमरी की होती है वहाँ पे वन की रिलेशनशिप होती है. यहाँ पे ये प्राइमरी की है और यहाँ पे ये फॉरेन की है. तो कोर्स शेड्यूल के अंदर. अच्छा, दूसरा यहाँ पे ट्यूटर की जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की है. देखें, ये फॉरेन की है. ठीक है, तो ट्यूटर की प्राइमरी की कोर्स शेड्यूल में फॉरेन की है. कोर्स शेड्यूल में, सॉरी. होल्ड कीजिएगा एक मिनट. ऑलराइट, so that is how we will do it. अच्छा, write the structured query language script to return. इसका मतलब है हम select लिखेंगे यहाँ पे return the total number of. इसका मतलब है return का मतलब होगा कि हम select लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ का मतलब हुआ काउंट का फंक्शन लिखेंगे of courses that have started after 9 September 2023. अच्छा जी, तो रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज दैट हैव स्टार्टेड। अब डेट देखें, आपके पास कोर्स की डेट सिर्फ आपको यहां पे नजर आ रही है, तो कोर्स शेड्यूल से हम इसको लेंगे। ठीक है, कोर्स शेड्यूल से लेंगे क्योंकि डेट सिर्फ यहां पर है। आफ्टर जो डेट है वो हम लगा देंगे यहां पर। तो कोर्स आईडी को हम काउंट कर लेते हैं, कितने कोर्सेज हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट of course ID from, नाम क्या था उसका, कोर्स शेड्यूल। कोर्स शेड्यूल वेयर फील्ड का नाम है आपके पास डेट स्टार्टेड, वेयर डेट स्टार्टेड इज ग्रेटर देन 9/9/2023, और इसको हम डेटाबेसेस में इस तरीके से लिखते हैं और उसके बाद हम लगा देंगे सेमी कॉलन। द वैल्यू रिटर्न मस्ट हैव एन अप्रोप्रिएट फील्ड नेम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एलियासेस लगाने पड़ेंगे, एज टोटल कोर्सेज। देखें, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं लगा रहे हैं तो ये सही है, अगर आप स्पेस लगा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह लिखना होगा टोटल कोर्सेज, लेकिन फिर आप उसको एक लार्ज ब्रैकेट में बंद करेंगे तो फिर ये टोटल कोर्सेज बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज मिस्टेक और इसके मार्क्स कट जाएंगे, ख्याल रखिएगा। तो ये एलियासेस हैं, इसने बोला है कि अप्रोप्रिएट यू मस्ट रिटर्न द वैल्यू रिटर्न। अब सिंपल सी बात है कि जब आप काउंट का, सम का, मैक्सिमम मिनिमम का, कोई सा भी एवरेज का जो भी आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके आगे आपको यहाँ पर एक एलियासेस यानी कि अप्रोप्रिएट फील्ड नेम डालना होगा। अच्छी बात होती है। एग्जाम्पल ऑफ ट्यूटर आईडी इज NK1666, तो इसका मतलब है ट्यूटर आईडी हमारी स्ट्रिंग है। टेक्स्ट, an administrative officer enters the tutor ID into the tutor table. Explain how the data verification can be used when the tutor ID is entered. ठीक है, तो डेटा वेरिफिकेशन क्या है? डेटा वेरिफिकेशन जो है वो वेरिफिकेशन में डेटा इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द सोर्स। ठीक है, डेटा इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द सोर्स। तो बहुत सारी वेरिफिकेशन हमारे सिलेबस में, वेरिफिकेशन जो है वो दो हैं। एक है जो डेटा एंट्री पे होती है, डबल एंट्री, और एक है हमारे पास विजुअल चेक। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी है? विजुअल चेक, जब डेटा एंटर हो जाए तो फिर उसको देखा जाए, प्रिंट करके मैच किया जाए ओरिजिनल सोर्स से, या फिर उसको जो है वो देखा जाए प्रिंट करके फिर उसके साथ, मतलब मॉनिटर के साथ विजुअल चेक किया जाए या प्रिंट के साथ विजुअल चेक किया। दूसरा फिर होता है डबल एंट्री, कि आप दो बार एंट्री करें और सिस्टम खुद चेक करे। ठीक है, तो आपकी मार्किंग स्कीम कहती है कि द एडमिनिस्ट्रेटर कंप्लीट्स अ विजुअल चेक दैट द ट्यूटर identifier must matches the tutor identifier of the original document.
दूसरा है डबल एंट्री चेक। ठीक है, तो द एडमिनिस्ट्रेटर एंटर्स द नंबर 2 times and let the system checks it, compare it with the previous to make it sure कि ये वही है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वेरिफिकेशन। अच्छा, अब आ जाए यहां पर। ये है कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिक एक्सप्रेशन, और फिर हमें जो है वो ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना होगा। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, तो ये आ गया पी क्यू एक्सक्लूसिव फॉर, ये हो गया एक्सक्लूसिव फॉर। ठीक है, अब फिर आ रहा है नॉट क्यू, तो इसका मतलब हो गया क्यू नॉट और आर, इसका मतलब हो गया, ये हो गया क्यू नॉट और आर। अब आप देखें, क्यू नॉट और आर पे डबल ब्रैकेट है जिसकी अब हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड नॉट पी, एंड पी नॉट, ये हो गया। अब ये सारा का सारा किसको असाइन हो रहा है? वाई को। अब ये हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर का लास्ट ब्रैकेट आ गया। तो पी एंड क्यू एक्सक्लूसिव फॉर नॉट क्यू और आर एंड नॉट पी। अच्छा, अब देखें, हमने एक गलती करी है यहाँ पे, और वो ये है कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ तक आ रहा है, आर तक डबल ब्रैकेट है, तो ये पहले होगा, ये वाला पार्ट पहले होगा, फिर नॉट पी उसके बाद उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्यू नॉट और पी नॉट है ना, तो उसको पहले बना लेते हैं। तो पी नॉट 1 1 1 1 0 0 0 और क्यू नॉट बना लेते हैं, तो 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, इसके बाद हम पी एंड क्यू पहले बना लें। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का मतलब है कि हम पी और क्यू को देखेंगे तो जीरो, तो अब पी में भी जीरो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आपको पता है कि एंड में एक भी जीरो आता है तो आंसर जीरो आता है, तो यहाँ पे क्यू जीरो है, यहाँ पे पी एंड क्यू दोनों वन। इसके बाद हम बना लेते हैं क्यू नॉट प्लस आर। तो अब आप इन दोनों को देखें, प्लस का मतलब है कि एक भी वन होगा तो आंसर वन आएगा, तो पी, सॉरी, क्यू नॉट प्लस आर, तो 1 1 0 1 1 0 1। तो ये देखें, ये क्यू नॉट है और ये आर है। इन दोनों में से किसी एक में भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे दोनों जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ दोनों जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया, यहाँ पे भी वन है, ये बन गया। अब हमें क्या बनाना है? पी क्यू और क्यू नॉट प्लस आर का एक्सक्लूसिव फॉर। एक्सक्लूसिव फॉर हम क्या करेंगे, यानी कि हम इस पूरे को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वक्त, ये यहां से लेके यहां तक। इसको हम बोल लेते हैं, ये पूरे को यहां से लेके इस, मतलब ये हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास है एन। एन है ये। आपका एग्जामिनर इसको खुद ही जज कर लेगा कि ये एन है। ठीक है, ये एन हो गया, तो अब आप एन को यहाँ पे कर लें, ये इन दोनों का एक्सक्लूसिव फॉर है एन। एक्सक्लूसिव फॉर का मतलब होता है कि अगर एक जैसी वो होती है, इनपुट होती है, तो आंसर जीरो हो जाता है, यानी कि जीरो जीरो पे भी जीरो होगा, वन वन पे भी जीरो होगा, जहाँ डिफरेंट होगी वहां पर वन होगा। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, जीरो हो गया। डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये सेम है। तो वेन एवर इनपुट इज सेम, तो एक्सक्लूसिव फॉर में वो जीरो हो जाती है। अब आ जाए, इस एन को पी नॉट के साथ करना है। एन को पी नॉट के साथ, तो हम इसके साथ पी नॉट जो है वो कॉपी कर लेते हैं ताकि मसला ही ना हो। तो 1 1 1 1 0 0 0 0। अब इन दोनों को जब हम एंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा वाई का, यानी कि एक भी जीरो होगा तो उसमें हमारे पास आंसर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वन आएगा, 1 0 1 0 0 0।
तो 1101 और फिर सारे जीरो, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आ जाए यहां पे। यहां पे ये इसी का आपसे पी एंड क्यू, पहले आप पी एंड क्यू बनाए। पी एंड क्यू, ये आपने पी एंड क्यू बनाया। फिर आप बनाए नॉट क्यू और आर। तो ये नॉट क्यू बना लिया और आर, नॉट क्यू और आर बना लिया। अब इन दोनों को आपने एक्सक्लूसिव और करना है, और फिर उसको एंड करना है पी नॉट के साथ। तो आप पी नॉट के साथ उसको एंड करना। ये देखिए, ये पी एंड क्यू हो गया, ये नॉट क्यू हो गया। पी एंड क्यू के साथ हमारे पास एक्सक्लूसिव और हो रहा है, नॉट क्यू और हो रहा है। नॉट क्यू और हो गया। अब फिर ये नॉट क्यू और हमने ये सॉल्व कर लिया, नॉट क्यू और फिर इन दोनों का हमने एक्सक्लूसिव और निकाला। अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो एंड होगा किसके साथ? नॉट पी के साथ। दिस इज बेसिकली करेक्ट। सो आई हैव चेक्ड इट, यस इट इज करेक्ट। अब आ जाए आप इधर। अ प्रोग्रामर यूजेस एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, a programmer uses IDE to develop program that monitors air quality. Describe the following features of a typical IDE. तो अब हमारे पास आ रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स। तो इसमें ये होता है कि जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं तो उससे सजेस्टेड, कनेक्टेड सॉरी, जो भी हमारे पास प्रॉपर हेल्प होती है कंप्लीशन के लिए वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारी जो आईडीई होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जब हम कोड लिख रहे होते हैं, प्रोवाइड्स, इस पे लिखते हैं अब, context sensitive prompt provides suggestions and auto completion, and auto completion for code as you type या as we type। ठीक है, based on the context, based on the context of the code। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, दिस फीचर हेल्प्स रिड्यूस एरर्स, सेव्स टाइम एंड इम्प्रूव्स कोडिंग एफिशिएंसी। ठीक है, सो लिखें, दिस हेल्प्स reduce errors, saves time, and improves coding efficiency। ठीक है, इसके बाद आ गई आपके पास स्टेपिंग, सिंगल स्टेपिंग। तो it basically allows you to execute our code, ठीक है, one line at a time।
enabling us to examine programs state, programs state and behavior at each step. So this is it. अब आ जाएं आप पार्ट बी पे. The program is distributed by downloading the source code and its library files from the web server. Explain reasons for compressing the file. देखिए अब दो रीजन होते हैं. कंप्रेसिंग द फाइल के हमेशा दो रीजन होते हैं. ठीक है, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस. तो ताकि हमारा जब हम कंप्रेस इसलिए कर रहे हैं कि डाउनलोडिंग टाइम जो है वो कम हो जाए, टू रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू डाउनलोड फाइल फ्रॉम द सर्वर व्हाटएवर. अच्छा, दूसरा क्या होगा स्पेस के हवाले से, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन द वेब सर्वर, ताकि आप कम जगह में ज्यादा चीजों को सेव कर सकें. द प्रोग्राम फाइल्स आर The program files are stored on a new hard drive after they have been downloaded. Describe the reason why a hard disk formatter is needed for the new hard drive. तो हार्ड डिस्क फॉर्मेटर क्या करता है, ये डिस्क को जो है वो सेक्टर्स में और ट्रैक्स और सेक्टर्स में जो है वो डिवाइड करता है, और उन सेक्टर्स में हम डाटा लिखते हैं. उसके अंदर फाइल सिस्टम क्रिएट करता है. फाइल सिस्टम क्रिएट करता है, फाइल एलोकेशन टेबल बनाता है जिसमें सारी फाइलें जो हैं वो काम कर रही होती हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल हमारे पास जो फाइल फॉर्मेटर है वो फाइल को प्रिपेयर करता है, सॉरी डिस्क को प्रिपेयर करता है फॉर यूज. दूसरा वो काम क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है. सो प्रिपेयर फॉर यूज का मतलब हुआ द हार्ड डिस्क नीड्स टू बी फॉर्मेटेड टू प्रिपेयर इट फॉर यूज एज इट कम्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर इन द रॉ अनफॉर्मेटेड स्टेट. दूसरा आ गया ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है फॉर्मेटिंग क्रिएट्स अ फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर. फाइल सिस्टम बनता है इसमें. ठीक है, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डायरेक्टरीज फाइल्स अलाउइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डाटा एफिशिएंसी. इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है एरर करेक्शन. एरर करेक्शन का मतलब फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स चेकिंग फॉर एंड करेक्टिंग एनी फिजिकल एरर्स ऑन द डिस्क ensuring डाटा इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी. ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो इनिशियलाइजेशन आ जाती है. इनिशियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर्मेटिंग डिस्क इनिशियलाइजेस द डिस्क सेटिंग अप द नेसेसरी सिस्टम फाइल्स. फाइल सिस्टम पूरा क्रिएट होता है, सिस्टम फाइल्स and data structure for the operating system to function properly. And basically what data structure. इसके बाद यहाँ पर जो है वो एक फाइल एलोकेशन टेबल भी बन जाता है जिसके अंदर हम सारी फाइल्स का डाटा, यानी कि वेयर दे आर और कौन कौन से सेक्टर्स पे कौन कौन सी फाइल है उसके बारे में लिखते हैं. फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एनी प्रीवियस डाटा. लेकिन क्योंकि नई डिस्क है तो इसमें तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो बता रहे हैं ना कि इट्स अ न्यू डिस्क, न्यू हार्ड डिस्क. ठीक है. So by formatting the new hard disk, we ensure a stable, efficient and secure storage solution. अब देखें आपकी मार्किंग स्कीम क्या कह रही है. आपकी मार्किंग स्कीम जो है वो कह रही है दिस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इनिशियल यूज. तो हमने यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर यूज और इनिशियलाइजेशन लिखी है. दिस नीड्स टू बी चेक फॉर एरर्स, एरर्स करेक्शंस भी आ गए.
और द न्यू फाइल सिस्टम नीड्स टू बी जनरेटेड ऑन द डिस्क, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में फाइल सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि फाइल एलोकेशन टेबल, यहाँ पे देख लीजिए, ये फाइल एलोकेशन टेबल, FAT, द न्यू फाइल एलोकेशन टेबल नीड्स टू बी सेटअप एज वेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में हमारे पास क्रिएट हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाए शेयरवेयर। व्हाट इज शेयरवेयर? शेयरवेयर इज बेसिकली व्हेन यू आर डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम एंड दे आर अलाउइंग यू टू यूज इट फॉर सम टाइम, एंड व्हाइल यू आर यूजिंग इट आप उसको जो है वो दूसरों को दे भी सकते हैं कि वो भी उसको यूज करें, लेकिन आपके लिए या उनके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होगा जिसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद यू वुड हैव टू पे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट शेयरवेयर। So two benefits to a programmer for distributing program using a shareware license would be widespread distribution. ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे ना उसको देख लेंगे। और दूसरा जो होगा रेवेन्यू जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयरवेयर अलाउज यूजर टू फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट द प्रोग्राम टू अदर्स, पोटेंशियली लीडिंग टू द लार्ज यूजर बेस एंड इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ द प्रोग्रामर्स वर्क। और फिर रेवेन्यू जनरेशन में ये होगा कि शेयरवेयर लाइसेंसेस ऑफ्टन रिक्वायर्ड यूजर्स टू पे अ फी टू रजिस्टर और अनलॉक द फुल वर्जन। अब इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपका प्रोग्राम चलता रहता है लेकिन सारे के सारे जो वो है ना फीचर्स उसके अवेलेबल नहीं होते जब तक आप पे नहीं करते। तो शेयरवेयर लाइसेंसेस ऑफ्टन रिक्वायर्स यूजर्स टू पे फी टू रजिस्टर और unlock the full version of the program, providing a revenue stream for the programmer based on the program's popularity. ठीक है? Explain why it is important for a programmer to join a professional ethical body. अब ये जो है ना ये जनरल नॉलेज का, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 7 के अंदर ये था, एथिक्स। चैप्टर 7 था ना, एथिक्स एंड ओनरशिप, उसके अंदर ये हमारे पास था कि एथिकल रूल्स कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो एथिकल रूल्स हैं वो हमारे पास 8 थे जिनको हमें करना है, लेकिन वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको अप्लाई कर रही है। वी हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल एथिकल बॉडी सच एज ACM और ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी इज important फॉर अ प्रोग्रामर। यस, यस, टू improve his skill in his own field, yes. So it is important for a programmer because he would follow the code of conduct. Matlab, these organizations have a code of conduct or ethics that members must adhere to, ensure ensuring a high level of professionalism and ethical behavior in the development and application of the computer system. Number 2 आपके पास है standards and best practices. Standards and best practices. So, professional ethical bodies promote industry standards and best practices, helping programmers to stay up to date with the latest developments and maintain a high level of competence. तीसरी चीज जो है वो है नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी, उसको जो फायदा होगा, नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी। सो मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? लोग एक दूसरे के साथ जो है वो फिर मिलना शुरू कर देते हैं, नेटवर्किंग हो जाती है, एक दूसरे को मिलवा देते हैं एक दूसरे से। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग विद अदर प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, helping to stay informed and addresses complex technical and ethical changes, no sorry challenges easily। तो नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है बननी। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल
डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि मैनी प्रोफेशनल एथिकल बॉडीज ऑफर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हेल्पिंग प्रोग्रामर्स इनहेंस देयर स्किल्स एंड स्टे करंट विद द इंडस्ट्री एडवांसमेंट्स। फिर उसके बाद आपके पास आ सकता है अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि मेंबरशिप डिमॉन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, enhancing the programmer's reputation and credibility with employers, clients, and wider industry. They are known for their good. Yes, to improve, क्या था? Get a broad knowledge related to their field. Yes. So, by joining ethical body, programmers can demonstrate their commitments to ethical and professional conduct, enhancing the programmer's reputation, commitment to, क्या कह रहा था मैं? So, actually, sorry. By joining a professional ethical body, programmers can demonstrate their commitments to the uh, responsible and ethical software development, stay updated with industry standards and best practices, and contribute to advancement of the field. अच्छा जी। A computer has static RAM. स्टैटिक रैम कौन सी होती है? जो प्रोसेसर के अंदर होती है, कैशे। और डायनामिक रैम कौन सी होती है? जो प्रोसेसर के बाहर होती है, इसको हम रैम कहते हैं बेसिकली। सो a laptop computer has static RAM, a virtual reality headset, and a laser printer as connected are connected to the laptop. Explain why static RAM is used in the laptop instead of dynamic RAM. Static RAM क्यों लैपटॉप में यूज हो रही है इंस्टेड ऑफ डायनामिक रैम? तो क्यों यूज होती है? तो स्टैटिक रैम इज यूज्ड इन द लैपटॉप इंस्टेड ऑफ डायनामिक रैम फॉर सेवरल रीजंस। पहले जो है उसको हम देख लेते हैं, वो है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन। Static RAM consumes less power than DRAM, which is essential for laptops that rely on battery power. दूसरी हमारे पास आ गई स्पीड। SRAM जो अंदर होती है is faster than DRAM, providing quicker access time and improved system performance. तीसरी चीज हो गई reliability. SRAM is less prone to data loss due to power failure, making it more reliable choice for mobile devices like laptops. फिर कैशे। इसका असल पर्पस जो हमारे कोर्स में है वो तो कैशे मेमोरी के तौर पे ही है ना। SRAM is often used as cache memory, which stores frequently accessed data and instructions, providing a significant performance boost. यानी कि एक एक इंस्ट्रक्शन को लाने के बजाय डी रैम से हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरा बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस ले आते हैं और उसको कैशे में रख लेते हैं। तो फिर इसके अंदर जो अल्टीमेट हमें जो चीज़ मिलती है वो मिलती है लो लेटेंसी। तो SRAM has lower latency than DRAM, allowing for faster data retrieval. इनके जो time it takes to be in the processor from the DRAM is much more than the time for the instruction to be accessed from within the processor from SRAM. So SRAM has a lower latency than DRAM, allowing for the faster data retrieval and improved system responsiveness. So using SRAM in the laptop ensures efficient performance, reliability, and battery life, making it an ideal choice for mobile computing.
सही है ना। तो वैसे एक बात है अपने तरफ से, आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स और लेजर प्रिंटर्स जो है ना आर पेरिफेरल्स, यानी कि वो यूएसबी वगैरह से सिस्टम के साथ अटैच हो जाती हैं। दैट डोंट अफेक्ट द चॉइस ऑफ रैम टाइप इन द लैपटॉप। ठीक है ना, वो अपने अपने उनके पास खुद ही होता है, वो कुछ उसको अफेक्ट नहीं करती। ये तो हमारे पास एक वो बना दी, इससे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता बेटा, एस रैम डी रैम से महंगी होती है। तो स्टैटिक रैम, तो अब आपके जो उसमें मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है वो पहले सबसे पहले स्पीड का लिखा हुआ है कि स्टैटिक रैम हैज फास्टर एक्सेस टाइम बिकॉज इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। ठीक है, और यूज्ड ऑन सीपीयू फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सीपीयू कैशे, दूसरी चीज इन्होंने कैशे की लिखी हुई है। तो जो आपकी मार्किंग स्कीम में है वो स्पीड है और कैशे है। अच्छा, इसमें एक मार्किंग स्कीम के अंदर लास्ट पॉइंट है वो कंप्लीट ही नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है स्टैटिक रैम हैज लोअर, व्हाट लोअर, ये नहीं लिखा हुआ। तो लोअर लेटेंसी होगा। अच्छा, अब देखिए इसका पार्ट बी है कि आइडेंटिफाई टू रीजंस फॉर यूजिंग ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इन अ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। ई रोम जो है, इट इज सेट टू बी द मदर ऑफ मॉडर्न यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। जो है ना ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स जो होती हैं, उनकी जो बिल्कुल इनिशियल फॉर्म थी उसको कहते हैं ईईपी रोम, लेकिन ये रोम्स अब होती हैं बाय द वे। ठीक है, तो ये रोम्स क्या करती हैं, क्यों होती हैं, इनको हम ऑल्टर कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनिकली, इनके लिए कोई खास वो सिस्टम नहीं होता, और पावर कंजम्पशन कम होती है इनमें। तो बहरहाल, द टू रीजंस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईईपी रोम, in a virtual reality headset could be persistent storage. What? Persistent, persistent storage. और दूसरी क्या होगी? लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन। सो अब persistent स्टोरेज का क्या मतलब हुआ? ईईपी रोम प्रोवाइड्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि ईईपी रोम में हमारे पास एक अच्छी चीज क्या होती है कि लाइट जाने के बाद भी कोई डेटा लूज नहीं होता, तो ये होती है नॉन वॉलेटाइल। ऑलराइट, मीनिंग इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। दिस इज एसेंशियल फॉर स्टोरिंग कैलिब्रेशन डेटा जो हमारे पास उसके अंदर होगा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में, डिवाइस सेटिंग्स एंड फर्मवेयर अपडेट्स इन द वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। अच्छा, लो पावर कंजम्पशन क्या क्या मतलब हुआ कि ईईपी रोम कंज्यूम्स वेरी लिटिल पावर मेकिंग इट सुटेबल फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस like virtual reality headsets. This helps extend the battery life. So extends battery life. ठीक है, so low power consumption helps to extend the battery lives and reduce heat generation. Heat generation भी कम होगी। ठीक है, ensuring a comfortable and immersive user experience. So EEPROM's ability to store data persistently and operate with low power consumption makes it an ideal choice for virtual reality headsets and other portable devices as well. Describe how a laser printer makes use of buffers. All right. सो बफर क्या होता है? बफर एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो प्रिंटर के अंदर होती है। अब सिस्टम बजाय उसको भेजता रहे और वेट करता रहे कि वो प्रिंट करे तो फिर कुछ और भेजे, रादर वो बफर में उसको फिल कर देता है। तो
फिर ये होता है कि लेजर प्रिंटर जो है वो काम करता रहता है, जब काम खत्म हो जाता है, जो उसके बफर में डाटा था, यानी कि उसकी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है. सो द लेजर प्रिंटर मेक्स यूज ऑफ बफर in the following way. Number one, receiving print data. Receiving print data. तो सबसे पहले क्या करेगा, द प्रिंटर रिसीव्स प्रिंट डाटा फ्रॉम द लैपटॉप थ्रू द कनेक्शन, जो भी आपके पास कनेक्शन है, चाहे वाईफाई कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है, जो भी है. फिर बफर स्टोरेज आ जाएगी. So the print data is stored in the buffer. Buffer is a temporary storage area, typically RAM or dedicated buffer memory. सही है ना. So buffer जो है वो basically random access memory होती है किसी भी डिवाइस के अंदर. ठीक है. इसके बाद आ गया प्रोसेसिंग एंड फॉर्मेटिंग. ये स्टेप्स लिख रहा हूं मैं. प्रोसेसिंग एंड फॉर्मेटिंग. अब क्या होगा, द प्रिंटर्स कंट्रोलर या जो भी प्रिंटर की सर्किटरी है processes and formats the data, converting it to the format suitable for printing. And then what it does, printing. The formatted data is then sent to the printing mechanism which prints the page. और उसके बाद आपके पास आएगा बफर क्लियरिंग. यानी कि आफ्टर प्रिंटिंग द बफर इज क्लियर रेडी टू रिसीव न्यू डाटा. और फिर आएगा आखिरी बार इंटरप्ट जनरेट इंटरप्ट जनरेशन. सो उसके बाद ये दोबारा कंप्यूटर को जो है कि इंटरप्ट जनरेट करके बताएगा कि मेरा जो काम था वो खत्म हो गया. इफ यू लाइक टू सेव सेंड मोर डाटा प्लीज डू दैट. So the buffer serves as holding area, allowing the printer to handle large print jobs without overwhelming the printing mechanism. Manage data transmission and printing speeds, ensure smooth and efficient printing operations. By using a buffer, the laser printer can optimize its performance, reduces errors, and provide high quality printing continuously without interrupting the user. User can do whatever they are. All they have to do is to just send the print, no matter 100 pages, 200, 1000 pages, it will all get done automatically. All right. इसके बाद आपके पास अगला सवाल है, identify one port that could be used to connect the virtual reality headset to the laptop. Justify your choice. ठीक है ना. तो कौन सी पोर्ट हो सकती है, सबसे ज्यादा हमारे पास चलने वाली जो पोर्ट है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी. जस्टिफिकेशन इसकी क्या होगी कि यूएसबी इज वाइडली यूज इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स लाइक वर्चुअल. जो वाइडली यूज्ड है ये, widely used interface widely used interface for connecting peripherals like virtual reality headsets to laptops. Is provide high speed data transfer. It provides high speed data transfer rate, which is essential for headsets high resolution graphics and real time data transmission. ठीक है. Additionally, USB is a plug and play environment. प्लग एंड प्ले का क्या मतलब होता है, प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि आपने जैसे लगाई सिस्टम उसको पहचान लेगा कि दूसरे एंड पे यूएसबी के जरिए हमारे पास कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है. सही है. प्लग एंड प्ले मेकिंग इट इजी टू कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर द हेडसेट. मैनी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स जैसे आपने सुना होगा ऑकुलस, HTC वालों का भी होता था. अब हमारा इसका भी है, एप्पल वालों का भी है. HoloLens है माइक्रोसॉफ्ट के. ऑकुलस का एक जो मुझे अच्छा लगता है वो रिफ्ट. सच एज ऑकुलस रिफ्ट जैसे है, यूज USB कनेक्शन इंटरफेस टू द लैपटॉप मेकिंग इट सुटेबल चॉइस फॉर दिस एप्लीकेशन. ठीक है.
अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डेटा वेरिफिकेशन इज वन मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा। डिस्क्राइब वन अदर। तो फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा, इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा में चैप्टर 6 में आपके पास दो पार्ट हैं। पहला है वैलिडेशन, दूसरा है वेरिफिकेशन। तो आपके पास जो दूसरा होगा वो क्या होगा? वो आपके पास होगा वैलिडेशन। सिंपल सिंपल सी बात है। अभी 2 मार्क का है तो आपको वैलिडेशन की के बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। तो वैलिडेशन है आपके पास। सो प्रोटेक्ट्स द डेटा बाय protects the data by having it entered in controlled and expected manner। ठीक है ना? तो अब आप इसमें कुछ एग्जांपल्स भी बता सकते हैं। तो वैलिडेशन में आपके पास क्या है? वैलिडेशन जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड फिनोमिनन है। उसके अलावा तो उसको हम इस तरीके से नहीं देखते ना। हर फील्ड के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगती है। ठीक है। सो वैलिडेशन इज इंडीड, ठीक है ना, क्रूशल मेथड। तो वैलिडेशन इनपुट पे भी लग सकती है। वैलिडेशन और भी चीज़ों पे लग सकती है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे हम सिर्फ इस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा के इसके अंदर हम सिर्फ वैलिडेशन लिखेंगे। तो बाय वैलिडेटिंग डेटा we can prevent data errors and inconsistencies, ensure data conformity to standards, improve data quality, reduce data corruption, enhance overall data integrity। ठीक है। अच्छा, state one difference and one similarity between fishing and farming। ठीक है ना? तो फिशिंग एंड फार्मिंग के बीच में हमें जो है वो एक सिमिलैरिटी बतानी है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस तो ये हो गया कि फिशिंग फार्मिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग डीएनएस। ठीक है ना? तो डिफरेंस में क्या होगा कि फार्मिंग फार्मिंग जो है वो आपको गलत आईपी एड्रेस पे ले जाती है, लेकिन उसके अंदर आपके पास एक फाइल आपके सिस्टम में वो हो जाती है। तो ये आपको आपका डीएनएस ही चेंज कर देता है। यानी कि आपको किसी ऐसे एड्रेस पे ले जाता है जिसके अंदर और सर्वर एड्रेस। ठीक है। Farming involves manipulating the DNS, domain name system, or hosting an address of to a involves in manipulating farming involves manipulating the DNS or hosting a server hosting a server uh, hosting a server of a fake website. Huh? Now it is of a fake website to redirect user to fraudulent site। ठीक है। whereas phishing phishing involves tricking users involves tricking users into into revealing sensitive information through info using emails, या आप इसमें लिख सकते हैं legitimately looking emails or messages, और सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। सिमिलैरिटी क्या होती है कि both, yes, both are types of cyber attacks aimed to stealing sensitive information, and they both basically direct to the websites, which is fake websites।
सही है। तो बोथ ट्राई टू ऑब्टेन, यहाँ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग स्कीम में, दे बोथ ट्राई टू ऑब्टेन फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, बोथ आर फॉल्स representation of the official organization, make use of fake websites. So both farming and fishing are types of, both are types of cyber attacks. Attacks aimed at stealing sensitive information such as login credential, financial data, or personal information for malicious public purposes. ठीक है? Explain how the data security risk of malware can be restricted. तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के कई तरीके हैं आपके पास। तो इसको अब रिस्ट्रिक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आपके पास जो है वो एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर से लेके और फायरवॉल तक और काफ़ी सारा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट, अवॉइडिंग सस्पिशियस लिंक्स, using strong passwords, backing up data, backup regularly, restricting using user privileges, user accounts, only providing least required data, मतलब as less as possible, uh, restricting user privileges, regular security audits, regular security audits check करते रहें, and scans, or educating users, or implementing a ins a incident रिस्पॉन्स प्लान, जब कुछ हो जाए तो क्या करना है उसके लिए एक प्लान बना के रखें। आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो कहती है डाउनलोड प्रोग्राम्स फ्रॉम रेप्यूटेबल वेबसाइट्स, डाउनलोड रिस्पॉन्सिबली। ये मैं लिख रहा हूँ आपकी मार्किंग स्कीम से। बैकअप हम कर चुके हैं, बैकअप उन्होंने बोला, बैकअप so that so they can be restored in case of data loss, install and run anti malware। तो यहाँ पे आप एंटी malware भी लिखें, और एंटी वायरस हो गया, यूजिंग अ फायरवॉल, यूजिंग अ फायरवॉल। फिर उन्होंने कहा कि प्रिविलेजेस, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि अवॉइड द यूज ऑफ एक्सेस टू द रिमूवेबल डिवाइसेस। बस सही है ये। अच्छा, a computer system is designed using a basic von Neumann architecture model. Register and buses are components in the von Neumann model. Identify three other components. तो हमारे पास जो है वो बहुत सारे हो गए। कंट्रोल यूनिट हो गया, हमारे पास सिस्टम क्लॉक हो गया, हमारे पास जो है वो ALU हो गया, हमारे पास जो है वो
IAS हो गया, इमीडिएट एक्सेस स्टोर, जिसमें जो कैशे का पार्ट होता है जब हम इंस्ट्रक्शन लोड करते हैं तो उसमें आ जाती हैं। आइडेंटिफाई टू differences between special purpose registers and general purpose registers। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं वो आर यूज फॉर एनी पर्पस, उसमें कोई भी डाटा आप रख सकते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर कैन बी यूज बाय मोस्ट इंस्ट्रक्शंस for keeping their data, whereas special purpose registers can only be used for certain instructions. Special purpose registers are to hold the status of the program। ठीक है, जैसा कि पीसी को ये पता होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, एमआर को पता होता है कि करंट इंस्ट्रक्शन कौन सी है। दिस इज अ जनरल नेचर ऑफ क्वेश्चन। वारिस आप सही लिख रहे हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर एंड यूज क्लू सच एज पैडलॉक। यस। पार्ट बी आ गया आपका। अब ये इसमें हमें देखें द एड्रेस, यहाँ पे फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस वाली लैंग्वेज से, जो हमें रजिस्टर्स की एक लैंग्वेज हमें पढ़ाई जाती है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। तो इसमें हमें बताना है, तो द एड्रेस इन द पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो कंटेंट ऑफ द पीसी, ये हो गया कंटेंट ऑफ द पीसी इज इंक्रीज बाय 1 एंड असाइन बैक टू पीसी। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एमएआर में जो रखा हुआ एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो रखा हुआ कंटेंट है, अंदर जो कंटेंट है एमएआर का वो एड्रेस है, फिर बाहर वाला कंटेंट उस एड्रेस पे रखा हुआ डेटा है वो एमडीआर में आ जाएगा। वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। सही है। तो अब सीधी सी बात यह है कि हम इसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन और डेटा इन द एड्रेस और लोकेशन पॉइंटेड बाय MAR is copied into the MDR। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, द कंटेंट ऑफ पीसी इज ट्रांसफर टू MAR। द कंटेंट ऑफ पीसी, द कंटेंट ऑफ पीसी इज ट्रांसफर्ड टू MAR। कंटेंट ऑफ पीसी क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MAR में आ जाएगी और फिर पीसी अपने आप को इंक्रीज कर लेगा बाय 1, जैसे यहाँ पे हुआ है। The content of MDR are copied to CIR। The content of MDR, the content of, ये जो ब्रैकेट हम लगाते हैं इसका मतलब होता है the content of is transferred to CIR। Interrupts can be caused by software program or hardware। State one cause of software interrupt। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बहुत सारे कॉज होते हैं। सबसे पहला जो सबसे मशहूर है वो है डिवीजन बाय जीरो। फिर आपके पास फाइल नॉट फाउंड, आपने एक फाइल को खोला रीड करने के लिए, वो नहीं मिली, फाइल नॉट फाउंड। फिर जितने भी आपके रन टाइम एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर्स, वो आ गए। और फिर किसी प्रोग्राम ने दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी में एक्सेस किया तो मेमोरी वायलेशन। ठीक है, बस ये काफी है। The following statements describe the stages of the CPU performs when the interrupt is detected। There are three missing statements। Write the letter of the missing statement। At the, अब मैं आपको बताता हूँ, at the end of each fetch decode execute cycle the processor checks if interrupt flag is set। तो उसके बाद जो है वो क्या करेगा, the processor identifies the source of interrupt and checks the priority of the interrupt। So this is D। उसके बाद if the interrupt priority is high enough the processor saves the current content of the registers। उसके बाद आ जाएगा the address of the ISR handling
routine is loaded into the program counter A. ISR क्या होता है? जो इंटरप्ट जनरेट हुई है ना, उस इंटरप्ट को हैंडल करने वाले प्रोग्राम का एड्रेस होता है खुद वो प्रोग्राम होता है, द एड्रेस ऑफ द ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन हर किस्म के इंटरप्ट को हैंडल करने वाले अलग अलग रूटीन्स होते हैं जो कि सिस्टम को हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए, तो उसको लोड कर लेता है। When servicing of the interrupt is complete, the processor restores the registers, और उसके बाद ये होगा बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो उससे लोअर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट्स थी उनको दोबारा इनेबल कर देंगे और दोबारा सिस्टम चल पड़ेगा, देखेंगे कि अब उनमें से कौन सी हमारे काम की है कौन सी नहीं है। सो वी विल गेट बैक टू द ओरिजिनल सिस्टम जो हमने सेव किया था मेमोरी में, और वहां से हम उसको वापस लाएंगे और दूसरी इंटरप्ट्स को हम इनेबल कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। सो वी हैव completed this. So it was the latest paper 9618, paper 13,